हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 4। ये कार्यपत्रक 1 सितंबर 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन कार्यपत्रक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रक। नीचे दिए गए एक गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक प्रयास करें। आपको क्या करना है, जो भी गद्यांश नीचे दिया गया है उसे पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है। सही विकल्प के सामने दिया गोला काला करें। आपको क्या करना है, सभी विकल्पों के सामने गोला यानी सर्कल दिया गया है और आपको उस सर्कल को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूल्यांकन कार्यपत्रक को और देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती है। यानी कि प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, जो तकनीकी रूप से सुलभ है, आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है, जैसा कि कई लोग मानते हैं? ऐसा नहीं है, वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक, जैसे कि समानता के आधार पर, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, जैसे स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इस आधार पर हम अपने संसाधनों को विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं, विकास की स्थिति के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार या संचित कृषि। आपने देखा विकास के आधार स्थिति के आधार पर आपको बोला हुआ है संभावी, जो संभावित हो, विकसित, जो विकास जिसका हो चुका हो, भंडार या संचित कोष। संचित कोष मतलब होता है जो रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर के लिए, उसे संचित कोष बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा गद्यांश। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के गद्यांश में जो भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मोस्टली ना कि सिर्फ इस गद्यांश पर बेस्ड होंगे, बल्कि पिछली वीक में हम जो भी वर्कशीट्स कर चुके होंगे उन सभी पर बेस्ड ये मूल्यांकन कार्यपत्रक होगा। तो आपको याद रखना है कि असेसमेंट वर्कशीट हमारी पिछली सभी जो वर्कशीट्स हम कर चुके होते हैं उन पर बेस्ड होती है। क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस गद्यांश से नहीं बल्कि लास्ट वर्कशीट से भी पूछे गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमसे क्या क्या पूछा गया और उनके आंसर्स लिख लेते हैं। आप सभी अपनी असेसमेंट को यहाँ से टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी चीज को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह, बोला है किसी चीज को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभव, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किसी भी चीज को हम संसाधन तब कह सकते हैं जब वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपको बताना है संसाधनों के बारे में इनमें से क्या सही है, सत्य है। ठीक है, वे प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, यानी संसाधन हमें प्रकृति से मुफ्त में उपहार के रूप में मिले, ये बात सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। सेकेंड पॉइंट कहता है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधनों में बदला जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है, मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। यानी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं और हम स्वयं भी एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है बल्कि वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं। तो इन सबका आंसर पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? क्योंकि मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं और वे स्वयं संसाधन हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन
संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है। नहीं पर ज्यादा जोर दिया गया है, उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। तो कौन सा संसाधनों को वर्गीकृत करने का तरीका नहीं है? तो यस, फर्स्ट पॉइंट इज समानता के आधार पर, तो ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थायित्व, स्वामित्व और उत्पत्ति। तो यस, उत्पत्ति के आधार पर भी होता है, स्वामित्व के आधार पर भी होता है, इसके आधार पर भी होता है, यानी कि क्या नहीं है? तो नहीं है स्थायित्व के आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण स्थायित्व के आधार पर नहीं किया जाता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है सामुदायिक संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन का या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। किसी भी देश का जो प्रादेशिक जल है, किसी भी देश में पाया जाने वाला जो जल होता है उसके प्रदेश में, वो वहाँ की राष्ट्रीय संसाधन होती है। तो ये हो गया इसका उत्तर सी, राष्ट्रीय संसाधन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है, गैर नवीकरणीय जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, उसका उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो पानी, वन, जीवाश्म ईंधन और वन्यजीव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानी को हम नवीकरणीय में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर आप पानी को रिसाइकल करके बार बार पानी रिसाइकल होता रहता है तो वो नवीकरणीय में आता है। वन भी दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। वन्यजीव भी दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं बन सकता? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो होता है उसको उसको नवीकरणीय में काउंट नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क का उदाहरण है। आपको बताना है आपके घर के पास अगर कोई पार्क है तो वो पार्क जो है वो सार्वजनिक है, वो किसका उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे बोला है सार्वजनिक पार्क है, तो वो राष्ट्रीय संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है या सामुदायिक संसाधन है? तो राष्ट्रीय, जिसपे पूरे देश का अधिकार होता है, क्योंकि वो आपके घर के पास में अवेलेबल है, राष्ट्रीय नहीं है वो। व्यक्तिगत किसी एक का पार्क है, बिल्कुल नहीं। अगर वो सार्वजनिक है तो सबके लिए है, इसलिए व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, ठीक है। वो पार्क जो है वो सामुदायिक संसाधन है, वहां रहने वाले सभी लोगों के, सभी समुदाय के लोगों के लिए है, इसलिए वो हो गया सामुदायिक संसाधन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दिया गया है, तो हम इसको 3, 4, 5 ही काउंट करेंगे। किसी विशेष देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति की आय राज्य बी में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है, और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। आप इसमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों? अपने उत्तर के कोई 2 कारण भी दीजिए। आपको बोला है कि यहाँ पर आपको समझना इस तरीके से है कि ऐसे करके 2 शहर है, शहर ए और शहर बी, या राज्य ए राज्य बी, ठीक है। आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो ए पार्ट है वहाँ पर पैसा अधिक है, पर जो बी पार्ट है वहाँ पर साक्षरता दर यानी शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर यहाँ पर कम है, ठीक है, और यहाँ पर प्रदूषण का स्तर भी कम है, पर यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कम है यानी पैसा कम है, पर साक्षरता दर भी अधिक है, शिशु मृत्यु दर कम है और प्रदूषण भी कम है। ए में प्रदूषण ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, पर यहाँ पर पैसा अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो आपको बताना इन दोनों में से कौन ज़्यादा विकसित है, ठीक है। और अगर आप इसको सही मानते हैं तो इसके पक्ष में आपको 2 कारण बताने कि आप इसको क्यों सही मानते हैं। अगर आप इसको सही मानते हैं तो इसके पक्ष में 2 कारण बताने कि क्यों सही मानते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में
3 तर्क दीजिए। यहाँ पर आपको 3 तर्क देने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आपको कोई 2 विधियां भी लिखनी है और उसका वर्णन भी करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों, आपको वो बतानी है। यानी 2 देशों या राज्यों की तुलना आपस में किस आधार पर की जाती है, पहले तो वो बताना है उनकी विशेषता, और जो भी उनकी विशेषता है उसमें से आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। ठीक है, ये है हमारी आज की वर्कशीट और हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आज के सभी प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसी विशेष देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति के आय राज्य बी में औसत व्यक्ति के आय से अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर है और निम्न शिशु मृत्यु दर है, और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों? अपने उत्तर के कोई 2 कारण भी दीजिए। तो हम राज्य बी को अधिक विकसित मानेंगे क्योंकि राज्य बी में साक्षरता दर उच्च है, साथ ही प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। इसके 2 कारण बताने हैं। तो नंबर 1, एक अच्छे जीवन का विकास हमेशा स्वस्थ प्रदूषण रहित वातावरण में ही संभव है, इसलिए राज्य में एक विकसित राज्य बी राज्य एक विकसित राज्य है, इसलिए राज्य बी, यहाँ पर बी भी आना चाहिए था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राज्य बी में उच्च साक्षरता दर है, यह एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यदि आज की पीढ़ी शिक्षित होगी तभी देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 3 तर्क दीजिए। तो उत्तर, हाँ, वर्तमान में होने वाली विकास को आने वाली पीढ़ी की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर 1, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधनों पर प्रत्येक का बराबर अधिकार है, इसलिए हमें संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना होगा। नंबर 2, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसका निर्वहन हमें स्वयं करना होगा क्योंकि एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में ही मनुष्य का विकास संभव है। और पॉइंट नंबर 3, विकास आवश्यक है परंतु पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर किया गया विकास बहुत बड़ी हानि है, इसलिए नियोजित विकास आवश्यक है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। याद रखना, यहाँ पर अपरदन बोला है, यहाँ संरक्षण बोला है। अपरदन मीन्स होता है जिससे मिट्टी का कटाव होता है और संरक्षण मीन्स उसको बचाया जाता है। तो आपको बोला है भूमि की ऊपरी सतह या हवा या भूमि की ऊपरी सतह का हवा या वायु के तेज वेग से होने वाला कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए मृदा संरक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। नंबर 2, नियोजित चराई। अत्यधिक चराई से ढालों की मृदा ढीली हो जाती है और पानी के बहाव के साथ बह जाती है। नियोजित चराई द्वारा इन स्थानों पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है, विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए पूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर का सहारा लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय। किसी राष्ट्र की संपूर्ण आय को वहां की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। नंबर 2, शिशु मृत्यु दर। प्रत्येक 100 शिशुओं पर 1 वर्ष के अंदर मरने वाले शिशुओं की संख्या के आधार पर शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। साक्षरता दर। किसी राष्ट्र में शिक्षित लोगों की संख्या के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा। औसत आयु या औसत आयु से अधिक आयु को जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
हमारे अनुसार सभी आधार किसी न किसी रूप में आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक आधार की अपनी विशेषता है, अपने अलग मानक हैं। क्योंकि मात्र प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से किसी देश को विकसित नहीं कह सकते, इसलिए प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के साथ साथ शिशु मृत्यु दर कम, साक्षरता दर अधिक, जीवन प्रत्याशा अधिक होना भी आवश्यक है, तभी कोई भी देश पूर्णतः विकसित माना जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मूल्यांकन कार्यपत्रक, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।